कनक कहाँ गई? हेलो, कनक कहाँ चली गई? आपका अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करो, अनम्यूट। चंचल अनम्यूट करो, बेरेट निकाल लिया? अनम्यूट कर लिया। अच्छा, बेरेट निकाल लो। मैं रिकॉर्डिंग पे लगा दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्लास की। हाँ ठीक है। ओके। तो हमें यूपी एपीओ में क्या करना है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ठीक है दी। तो हमें क्या है, हाँ सेक्शन वाइज भी पकड़ बनानी है। हमको क्या करना है, सेक्शन वाइज भी पकड़ बना। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ दी आ रही है। आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो आप देख लो। बेरेट निकाल लो, बेरेट का इंडेक्स वाला पार्ट निकालो। इंडेक्स बेरेट नहीं है दीदी, बुक है बेरेट मेरे हाँ पास। मेरे पास है दी। बुक है बेरेक्स तुम्हारे है। पास ना? हाँ बुक दी है, बुक है मेरे पास। बुक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपी पेन निकाल लो। हो गया? करें चालू? हाँ जी। स्टार्ट कर। इंडियन इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, उसका एक्ट नंबर क्या है, कितने चैप्टर है, कितने पार्ट में डिवाइड है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी साथ में याद करने हैं। और एविडेंस एक्ट को हम पढ़ के रहे हैं। ठीक है। हाँ तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो है 1872 को आया। एक्ट नंबर 1 है इसका, ये याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ किसने ड्राफ्टिंग की इसकी? और एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब कोई क्लास चल रही है स्टेटमेंट जो ऑनलाइन। कोर्ट परमिट करता है। ऑनलाइन क्लास। ठीक है। तो हाँ एविडेंस एक्ट जो है वो किस पे अप्लाई होता है? वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है। एविडेंस हमारे ओरल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं। एविडेंस जो है हम कब कब देंगे, कि एविडेंस जो है एफिडेविट पे दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। पहले मैं तुम्हें इंडेक्स को गो थ्रू बता रही हूँ। आपको इंडेक्स में से क्या करना है, हर सेक्शन में से की पॉइंट निकालना है। जैसे सेक्शन 6 क्या कहता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। तो हमें इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है। सेक्शन 6 में क्या कहता है, वो रेस गैस्टी की बात करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस जो गैस्टी किसमें, एक रेलिवेंट फैक्ट दूसरी रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो रहा है, उसको हम रेस गैस्टी बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लेनी है। और उस इंडेक्स की फोटोकॉपी को अंडरलाइन कर लेना है, उसके पॉइंट्स को जो मैं बोलती चलूँ। ठीक है। और नहीं है तो ठीक फिर है। अपनी एक कॉपी लेके बैठो और उसमें पॉइंट लिखते जाना। क्वेश्चन इसी टाइप से आता ठीक है कि 7 में क्या है, सेक्शन 11 में क्या दे रखा है, सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 33 क्या कहता है। तो आपको एक क्रक्स ठीक है। निकालना है इसमें से। जैसे सेक्शन 42 डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। ठीक है। हम्म। इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बेसिकली एक्ट नंबर 1 है। और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहता है रेलिवेंसी फैक्ट का, दूसरा पार्ट कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी रेलिवेंसी फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट जो है रेलिवेंट होंगे, क्या सारे एडमिसिबल रेलिवेंट फैक्ट होंगे, क्या ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन इन नेचर, या सारे कन्फेशन एडमिसिबल होंगे। इससे हम डिस्कस करेंगे। रेलिवेंसी फैक्ट जो है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक होता है। तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि रेलिवेंसी फैक्ट किस सेक्शन में दे रखे हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 25 तक, या 5 से लेके 55 तक। क्वेश्चन समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन हाँ आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 to 55 जो होंगे वो रेलिवेंसी फैक्ट होंगे।
कौन कौन से फैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना कि वहां से गाड़ी गुजर रही थी, और मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि एक्सीडेंट हो रहा था, सामने वाला चीख रहा था। और ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, एक दूसरे से रेलिवेंट फैक्ट हो गए। ये तो मतलब आज जो मैं आई केवल विटनेस में आते हैं, हम्म हाँ, जो आई आई विटनेस विटनेस में हो आपके गए रेलिवेंस वही। आपके अंदर सारे आ जाएंगे। आई विटनेस आ जाएगा, हाँ आपके रियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अभी हाँ बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मेरे हाँ कहने ठीक। का मतलब है वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि फैक्चुअल क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 11 कितने हैं, 3 पार्ट है। रेलिवेंसी फैक्ट, दूसरा हाँ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किससे होगा। भाई मैं अगर कोर्ट में जा रही हूँ, मैं अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा। मैं कोर्ट में बात को लेके हाँ आ रही हूँ, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मैं उसको प्रूफ करूँ। जैसे प्लेंट आता है या कोई प्रोसिक्यूशन आता है, तो उसकी लायबिलिटी है, या हम किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसी की लायबिलिटी है, वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। वो फैक्ट को क्या करेगा, कोर्ट के सामने रखेगा। एविडेंस लाने की वैल्यू किसकी होती है, जैसे प्लेंटिफ में प्लेंट आता है, तो प्लेंट आने के बाद सबसे पहला एविडेंस किसका आता है, प्लेंटिफ एविडेंस आता है। हम्म आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। तीसरा पॉइंट बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ हिंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, प्रिजम्पशन क्या है, स्टॉपल किस किस पे अप्लाई होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन क्या होते हैं, ट्रायल कैसे कैसे होगा, वो सारी चीजें लास्ट वाले में दे रखा हूँ। दी प्रोटेक्शन है, क्या बोला था लास्ट वाला पॉइंट, प्रोटेक्शन, 3 पार्ट में डिवाइड है एविडेंस थर्ड एक्ट। पहला पार्ट रेलिवेंस, रेलिवेंस का, दूसरा रेलिवेंट बर्डन ऑफ प्रूफ, तीसरा बर्डन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ प्रूफ। प्रूफ। ठीक है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ थिंग्स। देख लो उसमें खोल के, हिंदी में क्या बोल रखा है उसको, फैक्ट का पेश किया जाना और प्रभाव, किस तरीके से हम बर्डन फैक्ट को पेश करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, कैसे एग्जामिन करेंगे, कैसे एविडेंस का रिजेक्शन होगा, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन किसमें होता है, सेक्शन 137 टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सेक्शंस भी टिप्स पे होने चाहिए, थ्योरी के साथ साथ ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आने चाहिए आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी ड्राफ्टिंग किसने की, बता सकते हैं इसकी ड्राफ्टिंग किसने की, किसकी? एविडेंस एविडेंस एक्ट की, की। एविडेंस एक्ट की। तो लिख लो, नहीं पता दी, स्टीफन ने की थी एविडेंस एक्ट की जो ड्राफ्टिंग की वो, स्टीफन ने की थी। स्टीफन, किसने? हाँ, स्टीफन। स्टीफन, स्टीफन स्टीफन STEPHEN, स्टीफन। एक और इसका फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, जब से जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, तब से इसकी एंट्री नंबर कौन सा है, ये पूछ लेगा। एविडेंस एक्ट की एंट्री कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सेक्शन 1 जो है हर एक्ट में चेंज हुआ है। ठीक है, चाहे वो CPC हो, CRPC हो, सारे हो, सब में चेंज हुआ है। क्योंकि वहां पे पहले क्या होता है, टाइटल में क्या आता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कब एनफोर्समेंट में आया, और मैं किस किस पे अप्लाई हूँगा। तो सारे एक्ट पहले क्या आते हैं, मैं इंडिया में अप्लाई हूँगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब से 31 अक्टूबर को ये 2019 को ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब से क्या हुआ, ये सब पे अप्लाई हुआ, वो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई हुआ, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब इंडिया का पार्ट हो गया है। ठीक है, पार्ट हो गया। तो एंट्री नंबर लिख लो, एंट्री नंबर 44। ये क्वेश्चन आ एंट्री सकता है, नंबर नया क्वेश्चन है। एंट्री नंबर 44, एंट्री एविडेंस एक्ट नंबर क्या है, 44 44 44 44, 44। ठीक है, अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर प्रेजेंट इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो टोटल चैप्टर है चैप्टर 11, चैप्टर टोटल 11। चैप्टर, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने हैं आपको, क्योंकि जी जी, यूपी एपीओ और उत्तराखंड ईपीओ लगभग सेम होता है। लॉ के पेपर में
अगर आपकी बेयर एक्ट पे पकड़ होगी और बेसिकली इंडेक्स पे पकड़ हो गई तो 50% पार्ट इंडेक्स में कवर हो जाता है। ठीक है, इसकी जब मॉडल क्वेश्चन डालूंगी आप करते रहना। ठीक है, हाँ, तो 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में पहला चैप्टर, हमेशा जब भी हम किसी भी उसमें बात करते हैं तो पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी की बात करता है कि मेरा टाइटल का क्या है, मैं कब एनफोर्समेंट में आया, कब प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया और किस किस पे मैं अप्लाई होगा। उसके बाद सेकंड जो होता है यहाँ पे सेकंड वाला रिपील हो गया है। थर्ड वाले में डेफिनेशन पार्ट दे रखा है जो कि सीआरपीसी और सीपीसी में भी दे रखा है। ठीक है, आईपीसी में भी डेफिनेशन क्लॉज दे रखा है सेक्शन 6 में। सीआरपीसी में भी सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं कि कॉग्निजेबल की क्या डेफिनेशन है, वेलेबल की क्या है, नॉन वेलेबल की क्या है। ऐसे ही यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। कोर्ट किस में है तो पूछेगा किस सेक्शन के अंदर कोर्ट आता है, सेक्शन 3। किसके अंदर जज आता है, सेक्शन 3 के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रिलिमिनरी चैप्टर है, दूसरा रेलिवेंसी फैक्ट जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि वो फैक्ट रेलिवेंट है, हम सेम ट्रांजेक्शन में हुआ, सीरीज से कनेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। वो आपकी रेलिवेंट फैक्ट जो दे रखे हैं 5 सेक्शन से लेके सेक्शन 50 साथ के साथ लिखते जाओ ना, सेक्शन 5 से 55 तक रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, 5 से प्रिलिमिनरी सेक्शन 55 1 तक। से लेके 4 तक है। प्रिलिमिनरी जो है सेक्शन 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 to 4। सेक्शन 2 जो है रिपील का है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि रिपील जो हुआ था वो किस एक्ट के थ्रू हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो ये क्वेश्चन उसमें आया था येलो वाले में कि किस में रिपील हुआ था। तो याद रखना है आपको 1938 में सेक्शन 2 रिपील हो गया था। 1938 19 कौन 38 48 48 38 1938 में रिपील हो गया था सेक्शन 2। रिपील रिपील हुआ या था। रिवील? रिपील रिपील अच्छा, रिपील। रिपील। रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक है, तीसरा चैप्टर कहता है एविडेंस, ओरल एविडेंस, यानी ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, जो आप कोर्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो वो एविडेंस कैसे होंगे, डायरेक्ट एविडेंस होंगे। वो सेक्शन 59 और सेक्शन 60 है। सेक्शन 59 देखो, सेक्शन 59 जो है ये क्या बात करता है, ये कहता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल। ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस हम्म, का मतलब समझते हैं? साबित करने के ढंग लिख रहा है हाँ। इसमें। हाँ हाँ हाँ, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया हम्म। जाना। हाँ। जैसे हम हम्म। किसी विटनेस से बोल पूछवाते के। हैं ना, विटनेस कैसे रिप्रेजेंट करता है, वही सब। गवाह वगैरह जो होते हैं दी। हाँ, जो विटनेसेस आते हैं, जैसे डीफ एंड डम विटनेस आ रहा है, कोई गूंगा बहरा आ रहा है, हम्म। हम्म। उसके एक्सप्रेशन बताएंगे वो ओरल एविडेंस में काउंट होगा। वो बोल नहीं सकता हम्म। लेकिन उसकी जब जज पूछ रहे हैं बताओ तुमने क्या देखा, तुमने देखा था उसको, तो वो बोलते हैं हम्म। ऐसे गर्दन हिलाए हाँ देखा था, तो वो क्या है, वो एक ओरल एविडेंस में काउंट होगा। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके, विटनेस आई विटनेस है या कोई भी विटनेस है तो जो कोर्ट के अंदर मौजूद है, कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैंने इस घटना को देखा या मैं इससे रिलेटेड कोई पॉइंट था। जैसे जब हम और जो रिटर्न देते हैं और जो दी 202 के होते हैं विटनेस, 202 हम्म, के 202 तो के विटनेस होते हैं, ये नहीं आते ओरल में ना। ये ओरल में नहीं रिटन वाले आते, ये हो गए। डॉक्यूमेंट्री के अंदर आएंगे। डॉक्यूमेंट्री में या रिटन? डॉक्यूमेंट्री में। डॉक्यूमेंट्री में देखो, डॉक्यूमेंट्री में वो आते हैं, जैसे मैंने दो तरीके हाँ। से एविडेंस होता है। एक एविडेंस होता है कि हाँ। मैंने जब जो प्लेंट लगाया उस प्लेंट के साथ मैंने फेरिस्ट लगा दी, फेरिस्ट में लिस्ट लगाते हैं हम, हम्म। ये हमारे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए। हाँ। फिर हम इसके बाद जब WS आ जाता है जब हाँ। सामने वाले ने WS दे दिया, उसके बाद हाँ। जो है प्लेंटिव एविडेंस की बारी आती है। तो जो लिखित में हम साक्ष्य देते हैं ऑन ओथ, बयान। हाँ। बयान जो ओके। देते हैं ऑन ओथ, वो आपका इसमें आ ओके। जाएगा। हाँ। ठीक है, वो आपका आ हाँ। जाएगा ओरल में और इसमें। जो हम दो तरीके के हो गए, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट एक हमने डॉक्यूमेंट दे दिया और दूसरा कोर्ट जब जब हाँ। मांगेगी कि और सबूत लेके आओ, तो वो हम खेत के पेपर लगा रहे हैं या हम किसी मर्डर्स की हम्म। पिक्चर्स लगा रहे हैं, वो वाले पार्ट हो गए।
और जो हम खुद से हम्म। लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके ओरल हो गए, क्योंकि हम पहले लिखित भी दे रहे हैं, उसके बाद हम विटनेस को बुलाएंगे भी, फिर उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवाएंगे। ठीक है, हम्म। अभी तो बेसिक बेसिक पॉइंट बता रही हूँ किस 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 सेक्शन में क्या क्या है। हाँ इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो चौथा चैप्टर है, वो आता है 61 से लेके 90A तक। 61 से लेके 90A तक। ओरल ठीक एविडेंस है। 59 और 60 में ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, और 59 में ओरल एविडेंस को हम प्रूव करेंगे तथ्यों के साथ। ठीक है, 61 से दीदी कितने तक आ रहा है? 61 से लेके 90A तक 98 डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद 108 से लेके 140A तक बर्डन ऑफ प्रूफ, हम्म। बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, उसके बाद है स्टॉपल। बर्डन ऑफ प्रूफ तो मैंने बता ही दिया, जो अपनी बात को रख हम्म। रहा है, जो कह रहा है कंप्लेंट आया या विक्टिम आया, जो बता रहा है वही हम्म। प्रूफ करेगा कि क्या क्या हुआ उसके साथ, तो उसी पे हम्म। बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। स्टॉपल का मतलब होता है कि आपने एक बार कोई बात कह दी, आप उस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपने कोर्ट के समक्ष कोई बात बोल दी, उसके बाद आप डिनाई नहीं, अपनी बात से पलट नहीं सकते। स्टॉपल जो है वो सेक्शन 115 से 117 तक है, 115 से लेके 117 तक। ठीक है, मतलब तो किसी ने अगर, जो जैसे गवाह है, अगर किसी ने एक बार गवाही दे दी, फिर वो उस बात से डिनाई नहीं कर सकता, या किसी ने डिनाई अपना नहीं कर जुर्म सकते। कबूल कर लिया। हाँ 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 हाँ, कोर्ट के समक्ष पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन या कोई रिकॉर्ड उतना वैल्यूएबल नहीं होता जब जितना तक मजिस्ट्रेट अपने है को, या कोर्ट के। हाँ जितना मजिस्ट्रेट के आगे हम्म। होता है, जब तक कोई नॉलेज ना मिल जाए, कोई इंफॉर्मेशन पक्की ना मिल जाए। ठीक है, तो मैंने मजिस्ट्रेट की बात बोली है, जैसे मान लो किसी का घर बिक रहा था, उसमें घर में क्या हुआ, उसकी माँ बैठी थी, उसका बेटा था, बेटा किराएनामे में बोल रहा है कि आज से ये घर जो है ये मैं तुम्हें देता हूँ किसी दूसरे बंदे को। माँ चुपचाप बैठी हुई है, माँ कुछ नहीं रिप्लाई कर रही है। ठीक है, घर बेटे ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। उसके बाद और साइन वाइन करवा लिए, और कोर्ट के समक्ष अब उसकी माँ आके कहती है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ मुझे नहीं पता इसने कैसे सेल किया, मैं तो चुप थी। तो कोर्ट कहेगा कि स्टॉपल विल अप्लाई टू यू, क्योंकि आपने उस टाइम कुछ बोला ही नहीं था। आपका बेटा आपकी आंखों के आगे आपके साइन करवा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है, तो आप पे स्टॉपल अप्लाई हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब आपकी हाँ थी। ठीक है, तो इस टाइप का एविडेंस क्या हुआ, ये स्टॉपल अप्लाई होगा। आपको उस टाइम रोकना चाहिए था, उस टाइम आपको मना करना चाहिए था। आ गया स्टॉपल समझ लो, एक बार आपने अपनी हाँ बात से एडमिट कर गए, उसके बाद आप डिनाई नहीं कर सकते। तो स्टॉपल जो है वो 115 में स्टॉपल है, 116 में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चन ये आपने एक बार याद कर लिए, 50% क्वेश्चन आपका देखते ही होगा। अब जो 50% पार्ट बचेगा वो कॉन्सेप्चुअल बचेगा, आपके बेयर की वो बचेगी, क्या क्या पॉइंट है अंदर। ठीक है, 116 कहता है स्टॉपल ऑन ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोसेशन, यानी साक्षी जो मौखिक रूप से संसूचना देने में असमर्थ है, सॉरी, अवधारी और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध, यानी ये कह रहा है टेनेंट पे स्टॉपल अप्लाई होगा। टेनेंट कौन होता है, किराएदार। और लाइसेंस, यानी एक पर्सन जब कब्जा ले रहा है तो उसका लाइसेंस बनवा रहा है, और सामने वाला कहता है कि हाँ, तो बिल्कुल नहीं बोलता है, लाइसेंस उसका बन रहा है, उसके बाद वो कहे कि मैंने तो ये बनवाया ही नहीं था, ये तो धोखाधड़ी से हो गया, तो उससे स्टॉपल अप्लाई होगी। तब तुम कहाँ थे जब ये बन रहा था। ऐसे ही रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, तुम्हारे आगे रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, रेंट एग्रीमेंट में पॉइंट्स लेके जा रहे हैं, उसके बाद आप उससे आप साइन कर रहे हो, उसके बाद कोर्ट में आके कहते हो कि ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी से हो गई, ये तो मेरे साथ ऐसे हो गए, तो उससे क्या होगा, आपने उस टाइम क्यों नहीं बोला। उस टाइम जब आपके सामने ये बात रखी जा रही थी आपको बोलना चाहिए था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 117 कहता है स्टॉपल टू एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसिंग, यानी बेली समझते हो, बेली लाइसेंसिंग। हाँ बेली जैसे लाइसेंस। बेल बेलमेंट सुना है,
हाँ हाँ जी जैसे हाँ। जी जी। मैंने आपको ये पेन, कनक को मैंने ये पेन जो है दे दिया, ये पेन ले लो, यूज करके मुझे दे देना। मैं कौन हुई? डेली। मैंने पेन दे दिया, कनक ने पेन यूज कर लिया, वो कौन हुई? बेलमेंट हो गई। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना था कनक से कि ये मेरा पेन यूज करके मुझे वापस दे देना। कनक ने किया क्या किया? ये पेन अपने पास ही रख लिया। ठीक है, अब मैं उससे पेन मांगती हूँ तो क्या हुआ? मेरा राइट है, वो कनक उस पेन को वापस ये नहीं कह सकती कि मैं नहीं दूंगी, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो कितना था, पेन लेके काम करके वापस दे देना। अगर इसने वो पेन यूज कर लिया, वापस नहीं दिया या सेल कर दिया, तो इस पे स्टॉपल अप्लाई होगा। ठीक है, इस पे स्टॉपल ठीक अप्लाई है। हो हाँ जाएगा कि भाई इसको तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना था, मेरा पेन यूज करके मुझे वापस दे दो, सिर्फ इतना कॉन्ट्रैक्ट था। इस पे अगर ये कोर्ट में आके बोले, अरे मैंने तो इससे पेन मांगा था, इसने तो यूज कर लिया, इसने दे दिया मुझे, अब मैंने तो वो खत्म कर दिया या किसी को दे दिया या सेल कर दिया, तो मैं क्या कहूँगी? मैंने बेलमेंट लिया था, मैंने सिर्फ इसको यूज करने के लिए दिया था। तो कनेक्ट पे क्या होगा? वो स्टॉपल अप्लाई हो जाएगा कि वो जो है इस बात को नहीं कह सकती ये पेन हमेशा के लिए दे दिया। ठीक है, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चेक होता है, चेक का आपने किसी को दे दिया, साइन करके दे दिया, अब आप नहीं कह सकते। आप होते हैं फ्रॉड भी, देखो हर चीज के दो पॉइंट है, हाँ मैं तो जनरल बेसिक बता रही हूँ, फिर हम डीप में चलेंगे। अब मैंने मान लो कोई चेक दे दिया, साइन करके एंडोर्स करके दे दिया, बाद में बोलो मैंने तो साइन किए ही नहीं थे, अब वो कोर्ट में प्रूफ करेगा ना कि साइन लिए है कि नहीं। अब उसका तो स्टॉपल हाँ। अप्लाई हो गया, उसने चेक दे दिया, चेक उसने यूज कर लिया या चेक बाउंस हो गया, तो इसका ऊपर किसका अप्लाई होगा? जिससे जिसने साइन मार दिए उसके। अब उसको ये अपनी बात से ये नहीं कह सकता कि मेरे साइन नहीं है, वो कोर्ट प्रूफ करेगी, कोर्ट एविडेंस देगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि इसका ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। तो सेक्शन 115, सेक्शन 116, सेक्शन 117 स्टॉपल की बात करता है। पहला 115 जनरल स्टॉपल की बात करता है, 116 पेमेंट की बात करता है। आपका जो याद करने का तरीका है वो सिर्फ वही है, उठा के एक पॉइंट याद कर लो। अब आप जब क्वेश्चन देखोगे उसमें कहीं पेमेंट वर्ड आए 116 है, अगर वर्ड आए कहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज तो 117 है। ठीक है, तो मतलब बहुत इससे ज्यादा आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती क्वेश्चन याद करने की। नेक्स्ट है विटनेस। विटनेस जो है 118 से लेकर 134 तक है। विटनेस जो है कि कौन कौन साक्ष्य देगा, कौन दे सकेगा, क्या होगा इसमें। विटनेस अगर बोलने लायक कंडीशन में नहीं है, डीफ एंड डम्ब है, तो 117 में क्या दे, 118 में क्या दे रखा है? विटनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। 118 बात कर रहा है किसकी? जो बोल ही नहीं सकता अगर, कौन जैसे दे मान लो सकेगा? कोई फीमेल है जो बोल नहीं सकती, वो आंखों से जब उससे कोर्ट पूछ रहा है, मजिस्ट्रेट पूछ रहा है, तो वो रोए जा रही है, रोए जा रही है, उसके साथ कोई गलत हुआ है तो वो सिर्फ रो रही है, तो उसके जो रोने वाले एक्सप्रेशन है वो भी क्या माने जाएंगे? वो ओरल एविडेंस में आएंगे। ठीक है, तो वो एज अ विटनेस यूज होगा। जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन वो इशारा कर रहा है, तो वो भी किसमें आएगा? 118 के अंदर आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखनी है। सेक्शन 118 से लेकर 134 तक विटनेस की बात करता है। अब विटनेस को एग्जामिन कैसे करेंगे? वो 135 से लेकर 166 तक दे रखा है। ये याद रखना कितने सेक्शन कितने सेक्शन इसका। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जैसे 135 में विटनेस को किस तरीके से एग्जामिन किया जाएगा, यानी विटनेस का यानी ऑर्डर क्या होगा, यानी आप सबसे पहले किसको बुलाओगे? सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा। जैसे प्लेंटिफ ने प्लेंट दिया है, वादी ने अपना जो वाद दायर किया है वही अपना एविडेंस पहले लेके आएगा। तो ये पहला सीक्वेंस उसका हो हाँ गया। उसके बाद उसका क्या होगा? उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दूसरी पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिन करेगी प्लेंटिफ एविडेंस का। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जिसने रिप्रेजेंट किया तो वो री एग्जामिन करेगी। सेम पार्टी एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिन करती है, सेम पार्टी री एग्जामिन करती है। क्रॉस कौन करता है? अपोजिट पार्टी। ठीक है, ये तो तुम कोर्ट में देखते होंगे तो जल्दी समझ में आ रहा होगा।
हाँ ये हो गया आपको। इसके बाद जो है जज डिसाइड करते हैं कौन से एडमिशन 136 में दे रखा है, जज डिसाइड करते हैं कि कौन से एविडेंस एडमिसिबल है, कौन से नॉन एडमिसिबल है। ये फैक्ट पे सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करेंगे और कौन से एडमिसिबल होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे मैंने कोर्ट के आगे सारी चीज कन्फेस कर ली तो एडमिसिबल ही हो जाए, क्योंकि क्या होगा फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा 164 के बयान 161 के बयान से उस बयान के जो आपने कोर्ट के आगे बोला है। तो वो पढ़ाएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके हाँ बाद इम्प्रॉपर नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर हुआ है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। जब एडमिसिबल प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जो एविडेंस दे रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एडमिशन गलत लेवल पे कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ये रिजेक्टिंग था ऑफ आपका। एविडेंस। हाँ, तो आपके पास क्या है, अभी तो मैंने बस इतना कहा है कि किस चैप्टर में क्या है। 167 क्या बात करता है, एविडेंस को रिजेक्ट करने की बात करता फर्स्ट है। इसका इंडेक्स याद होना चाहिए, इंडेक्स कहाँ पे पोर्शन कौन में नहीं, सा है। ये याद रखना, इंडेक्स से पकड़ हो गई तो कोई हाँ भी एग्जाम हुआ, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो उनका रेशियो यही रहता है 50% फैक्चुअल 50% कॉन्सेप्चुअल। तो इसमें क्या होगा, 10 मिनट लगेंगे आपको। आपको अगर याद होगा ना क्वेश्चन में फटाफट से आप 50 क्वेश्चन में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। याद है तो फटाफट। 167 में क्या था, एविडेंस रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। 137 में क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन। 118 में क्या है, डीफ एंड डम, यानी जो बोल नहीं सकता वो एविडेंस देने आएगा। 117 में क्या है, विटनेस को बुला लो। साक्ष्य किसका लोगे भाई, गवाहियों का साक्ष्य लोगे या किसका साक्ष्य लोगे। गवाह में कौन हो सकता है, जो खुद जिसने क्लेम दिया, खुद जिसने वाद दायर किया वो एविडेंस देगा, और वो जितने उसने लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी है कोर्ट में, वो सारे आएंगे एक एक करके। उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कि मैं ये लिस्ट ऑफ विटनेस दे रहा हूँ, इनको एक एक करके बुलाओ। एक एक करके वो बुला लेंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिन करेगी, ठीक है। हाँ जाती है एविडेंस की, थोड़ी थोड़ी कहानी बताना शुरू करो, जो ठीक है। इसमें, हाँ जो इसमें एक मिनट, वो जो इसमें विटनेस होते हैं उसके बाद फिर जो पीडब्ल्यू वन है वही तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही आता है ना। हाँ हाँ पीडब्ल्यू हाँ, वन का क्रॉस हो रहा है तो वही। हाँ पी डब्ल्यू 1 का क्रॉस हो रहा है, PW2 का क्रॉस हो रहा हाँ है, इसी की तो PE1 हाँ बोल दो या PW1 बोल दो, एक ही बात है, हाँ एक ही हाँ बात है, ठीक है। हाँ। पहले हम लिखित साक्ष्य देते हैं, फिर उसके बाद मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। पहले हमने कोर्ट में दे दिया कि हमारा प्लेंटिफ एविडेंस आ गया, तुम देखे भी आती होंगी, हाँ हमारा PW1 हाँ आया, नोट कर दो। दूसरी हाँ पार्टी को कॉपी रिसीव करा दो, दूसरी पार्टी ने पढ़ा उसका फिर दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसका काउंटर उसका एविडेंस रिप्लाई डाल दिया। दिया, हाँ रिप्लाई दिया, उसने काउंटर एविडेंस डाल दिया। हाँ अब वो काउंटर एविडेंस जब आ गया, फिर दोनों के बीच में चेकआउट कर लिया। इस तरीके से फिर उसके बाद जो अपोजिट पार्टी होगी वो उसकी क्रॉस एग्जामिन करेगी प्लेंटिफ एविडेंस का। हाँ और अगर अगर प्लेंट जिसकी तरफ से डाला गया है, अगर काउंटर एविडेंस में कुछ बातें उसने डिनाई की है तो उसके ऊपर बहस होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे उसके लिए। ऑब्जेक्शन कॉपी लगती है ना, एप्लीकेशन लगाते हैं ऑब्जेक्शन की, हाँ हाँ वो हाँ लगाएंगे ऑब्जेक्शन, और उसके साथ एफिडेविट। कोई भी काम होगा जनरली ऑन एफिडेविट होगा। सिविल में सारा मैटर हाँ जनरली एफिडेविट होता है, क्रिमिनल में कुछ एफिडेविट। मैटर्स जो है नॉन एफिडेविट भी होते हैं। अब तो मोस्टली सब ठीक है, में एफिडेविट ही हो गया है कोर्ट नहीं, का जब तो। से अमेंडमेंट हाँ हुआ है तब से एफिडेविट हो गया। हाँ आपको कोई भी, आप चाहे अमेंडमेंट ऑफ उसके लिए प्लीडिंग अमेंडमेंट दें तो भी आपको क्या होगा, उसके साथ एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट लगेगा। हर ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन देनी है तो एफिडेविट लगेगा। तो एफिडेविट हो गया। और मस्त हो गया एफिडेविट। सीपीसी में दे रखा है, एक्सप्लेन करेंगे ना जब सीपीसी पढ़ाएंगे, ठीक है। हम्म तो ड्राफ्ट में किसने की, स्टीफन ने की, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक्ट नंबर 1 है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एनफोर्समेंट डेट क्या थी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। 1 सितंबर 1872। 1 एक सेकंड सितंबर जी। 1872। इन्फोर्समेंट डेट, क्या। हाँ, इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर, इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872। कब ये मतलब उसमें आया प्रभाव में अपने। प्रभाव में आया। हम्म।
enforcement 1 September 1872। आपके साथ क्या बोल है, पढ़ते जाओगे हाँ। किताब पहला हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो, मैं थोड़ा इंग्लिश से पढ़ी हुई हूँ, हाँ दोनों है इसमें, वेयर एक्ट में दोनों के साथ है। मेरा तो जल्दी याद हो जाता है। हाँ ले आऊंगी इस आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस टू बेयर एक्ट। टोटल सेक्शन कितने, टोटल सेक्शन कितने, आवाज क्लियर नहीं आ रही। 167 टोटल, टोटल सेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, How many टोटल sections सेक्शन टोटल are there in- सेक्शंस इसमें है। हाँ 167 पूछेगा वो। हाँ 67, हाँ 167। रवि ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट इसमें हाँ अब ज्वाइन करने के लिए बोल। 167 167 टोटल और सेक्शन है। स्टूडेंट मैम ज्वाइन करने के लिए, स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, ज्वाइन करने के लिए इसमें ऐड होने के लिए कर रहे हैं। लक्ष्मी है जो। कर रहे हैं? अच्छा मैं देखती हूँ, हाँ एक मिनट, हाँ इसमें तो कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ तो अब शायद ऑफ हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम से अब कंटिन्यू कर लेगी। सबको ये बोल दो कि टाइम से आए, मैं रिकॉर्डिंग वाला डाल दूंगी, हाँ ठीक। क्योंकि मैं भी वेट करके चली गई थी हिस्ट्री वाले में, और इतना किसी के हाँ पास टाइम है तो कोर्ट से आके थक हाँ जाते हाँ हैं। हाँ वही सब तो। थक जाती है कोर्ट से आके। हाँ चलो, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि मैं साथ के साथ ऑब्जेक्टिव भी बताती जा रही हूँ। और क्वेश्चन ये पूछता है, बिल ऑफ एविडेंस एक्ट को प्रिपेयर्ड किसने किया था, एविडेंस एक्ट को तैयार किसने किया था। ऑप्शन है फोर्थ लॉ कमीशन ने, हेनरी मैन ने, स्टीफन ने, नन ऑफ द अबव, किसी ने भी नहीं। स्टीफन। किसी में भी नहीं। क्वेश्चन आएगा सिंपल, यही पूछेगा, ठीक है। ये भी उत्तराखंड एपीओ का है ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा समझ गए ना, कुछ नहीं है। हाँ जिस दिन आपकी इंडेक्स पे पकड़ हो गई 50% आपकी तैयारी। बिल ऑफ एविडेंस ठीक है, एक्ट तो स्टीफन ने ना हाँ आपने। स्टीफन, हाँ ठीक है। दूसरा ड्राफ्टिंग क्वेश्चन की है, थी। एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है, क्या ये सीआरपीसी पे अप्लाई होता है या सीपीसी पे अप्लाई होता है या दोनों पे अप्लाई होता है या किसी पे अप्लाई नहीं होता। ये दोनों पे अप्लाई होता है। दोनों पे अप्लाई होता है, सीपीसी हाँ और सीआरपीसी दोनों पे एविडेंस अप्लाई सीआरपीसी होता है। दोनों पे। क्वेश्चन नहीं सुन पाया दीदी, मेरे को आवाज ही नहीं आई क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, क्या ये एविडेंस एक्ट सीआरपीसी और सीपीसी दोनों पे अप्लाई होता है या दोनों में से किसी पे अप्लाई नहीं होता, या सिविल सिविल पे अप्लाई होता है या क्रिमिनल पे अप्लाई होता है। दोनों पे अप्लाई होना चाहिए ना एविडेंस तो। दोनों पे अप्लाई होगा, तो वो तो आंसर है दोनों दोनों पे पे ही अप्लाई होता होगा। है। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप ये निकाल के समझाती हैं। तो पहले बात करता है प्रियम्बल की, ठीक है। तो क्वेश्चन हाँ ये आता है, एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ और सबस्टेंटिव लॉ। सबस्टेंटिव लॉ होता है जो राइट एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करता है, हमारी राइट क्या है, हमारी लायबिलिटीज क्या है, वो होगा सबस्टेंटिव लॉ। जैसे आईपीसी, आईपीसी में क्या कहते हैं कि इस सेक्शन में हाउस ट्रेसपास डिफाइन है, उसका पनिशमेंट इस सेक्शन में, मर्डर डिफाइन है 300 में, उसका पनिशमेंट 302 में। तो क्या कह रहा है, आपके राइट और लायबिलिटीज बता रहा है, आपने कोई ऑफेंस किया उसका पनिशमेंट आपको इस सेक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सबस्टेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, देखो हिंदी में तुम देख लेना, मुझे बहुत ज्यादा हिंदी नहीं आती है, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ क्या कहता है, प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो राइट और लायबिलिटी को एनफोर्स कराए। जैसे आईपीसी में बोला उन्होंने दिख रहा है। कि ये मर्डर है या ये है, अब उसका प्रोसीजर जो होगा वो सीआरपीसी के थ्रू होगा, यानी उसका वही एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, ट्रायल, चार्जशीट अप्लाई होगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी, चार्जशीट उसके हाँ बाद फिर उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रायल प्रोसीजर स्टार्ट किसमें हो बनता जाएगा है, कोर्ट सीआरपीसी में, सीआरपीसी प्रोसीजरल सीआरपीसी लॉ। में।
जैसे सीपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि सेक्शन जो है वो सबस्टेंटिव लॉ का पार्ट है। उसमें सेक्शन में बताएगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट क्या होती है, कैविएट क्या होती है, और उसका जो रूल है वो सारे ऑर्डर में दे रखे हैं। हाँ। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया प्रोसीजरल लॉ। जो एविडेंस में क्या है, एविडेंस में प्रोसीजरल लॉ है सारा। इसमें बताया गया है कि कैसे आपको क्रॉस एग्जामिन करना है, कैसे ओरल एविडेंस देना है, कैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसीजरल लॉ है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव यानी कोई भी अमेंडमेंट अगर बाद में होता है तो क्या पुराना जो एक्ट था उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव समझते हो, रेट्रोस्पेक्टिव जी मैं नहीं पता थी। जैसे जैसे मान लो अभी एक आया था गर्ल्स के ऊपर 2005 का अमेंडमेंट की बेटियां भी अब बेटों जो क्या होंगी वो भी उत्तराधिकारी होंगी, प्रॉपर्टी पे उनका भी बराबर का हक होगा। हाँ 2005 उत्तराधिकार आया था अधिनियम। 2005 वाला। तो रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है क्या ये पीछे भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा। यानी 2005 का अमेंडमेंट आया है, क्या ये 2005 के पुराने लड़के पे भी अप्लाई होगा। तो नहीं होगा। रूलिंग आई थी, फिर उसके बाद हाई उसकी सुप्रीम कोर्ट की ओवर रूलिंग आ गई थी, यस ये अप्लाई होगा। यानी ऐसा नहीं है कि 2005 से ही जो बेटियां पैदा हुई हैं उन्हीं के लिए अप्लाई है, ये जो उससे पहले की लड़कियां पैदा हुई हैं उनके लिए भी ये अप्लाई उन पे होगा। भी होगा। ठीक है, तो यही होता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस टाइप का अगर मान लो आज कोई एविडेंस में अमेंडमेंट होता है और हमारी फाइल कोर्ट में 3 साल पहले की लगी हुई है, ठीक है, तो आज अगर अमेंडमेंट में कुछ बात आती है तो हमारा जो हमारी फाइल तो 3 साल पुरानी वाली थी, तो हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसका मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। ये क्या होगा, ये स्टॉप नहीं करेगा कि आज को अमेंडमेंट कर दिया तो आज ही की डेट पे चीजें लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है और रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखिए। इसके बाद ये जो वर्ड बोला था एक बार और रिपीट करना है। रेट्रोस्पेक्टिव RETRO RETRO CTI अब हम इसके प्रियम्बल की बात कर लेते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है, हर एक्ट को शुरू करने से पहले इसका प्रियम्बल होता है कि मैं किस मेरा मतलब वाइड एरिया क्या है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, हम भारत के नागरिक पूरा, ऐसे इसका whereas it is accident to consolidate, define and amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows। यानी ये कह रहा है ये कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा, ठीक है, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ। डेफिनेशंस भी हैं इसके अंदर, जैसे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डेफिनेशन दे रखे हैं। सेक्शन 3 में कोर्ट कहाँ डिफाइन है, रेलिवेंट क्या होगा, फैक्शन इशू का मतलब क्या है, तथ्य क्या होते हैं, सुसंगत क्या होता है, विवादक तथ्य क्या होते हैं, जज की डेफिनेशन क्या है, वो फैक्ट क्या है, वो सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन दे रखी है, कंसोलिडेट सब कुछ इकट्ठा यहाँ मटेरियल दे रखा है, एक दूसरे से लिंक है। और तीसरा पॉइंट कहता है अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। जब जब कोर्ट को लगेगा या जब जब अमेंडमेंट होगा, तो अगर सीआरपीसी और आईपीसी में अमेंडमेंट होता है तो इसमें भी अमेंडमेंट हो। ठीक है, कोई भी प्रोसीडिंग आती है तो अमेंडमेंट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो थे पहले नहीं थे, लेकिन 2000 में जब से IIT एक्ट लगा तब से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल ले लिया 2000 से। हाँ 2000 से। क्वेश्चन पूछते हैं जितने भी आपको अमेंडमेंट मिलेंगे, जैसे तुम देख लो 88 है, देखो बेयर एक्ट लेके बैठोगे तो समझ में आएगा, बिना बेयर एक्ट के तो ऐसा लगेगा कहानी कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखो 113A में कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, प्रिजम्पशन है ये 113A। ये तो मैं उसका बता रही थी, सॉरी मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बता रही थी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में देखो, हाँ 47A देखो, 47A
ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेयर रेलिवेंट। अगर मैंने ईमेल के थ्रू कोई भी डिटेल दी है, उसमें मैंने अपनी सिग्नेचर डाली, इट इज एडमिसिबल और नॉट एडमिसिबल? एडमिसिबल है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, सारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्चुअल कोर्ट हियरिंग हुई थी। आपने जो भी मेल के थ्रू कोई भी एविडेंस दिया या WS देते हैं, उसमें साइन लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हाँ। एडमिसिबल। तो 47 सेक्शन क्या बताया था दी? 47 है, 47 37 है, 47? 47 47। अच्छा ओके। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक में एक बार ऐसा करो, कॉपी पे लिखते चलो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साथ के साथ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। 65A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 2000 का 55A अमेंडमेंट है, IIT 2000 का अमेंडमेंट है ये। 47A तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, 40 और 65A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। 55A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 65, हाँ 65। अच्छा 65। 65A। और जिसके पास दे रखा है वो अपना दे रख के देखो, चलो हाँ याद हो जाए। बेरेट है। इसी पे और निशान लगा लो। 55A क्या है दी? 55A 55A तो है ही नहीं ना, 45A है। अच्छा 45A है, 45 वो में क्या? है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में दे रखा है। 45A में ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, ये 2000 में हुआ हाँ, है। ये सारे 2000 में अमेंडमेंट हुए, IIT 2000 इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी वाला जो है, IIT बोलते हैं। और 50 मैं बता दे रही हूँ, बाद में देख लेंगे। 81A है, 85A है, 85B है, 85C है, 88A है। वेरेट में लगा लेना, देख लेना जहाँ कहीं भी कनेक्ट हो, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो प्रियम्बल था ना, प्रियम्बल से टेक्स्ट निकाल लिया। प्रियम्बल में क्या था, अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो सब एडमिसेबल होगा, ठीक है। 113A में भी दे रखा है, 114A में भी अमेंडमेंट हुआ है, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सारे एडमिसेबल होंगे, ठीक, और सारे रेट्रोस्पेक्टिव नेचर के होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या होता है एविडेंस, क्या होगा एविडेंस, एविडेंस बताओ। सबूत जिसमें हाँ, पेश किए जाएं, साक्ष्य जिसमें गवाह हों, बयान स्टेटमेंट वगैरह होते प्राप्त हैं। कोर्ट दो, कोर्ट के समझ जो भी स्टेटमेंट दिए जाएं वो सारे क्या होंगे। एक स्टोरी, स्टोरी है, इट इज नॉट अ, मतलब हम बोलेंगे इट इज अ लॉ, लीगल स्टोरी है ना, हम बोल सकते हैं लीगल रेलिवेंसी फैक्ट इंक्लूड, यानी एविडेंस एक्ट डील विद लीगल रेलिवेंसी फैक्ट, नॉट लॉजिकल रेलिवेंसी फैक्ट। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे मैथ की तरह, हम जो लीगल बात है वो रखेंगे। हाँ वही ऐसा नहीं है रखेंगे। हमको कि हो सकता है कि वहाँ ऐसा हुआ हो, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो फैक्ट है, जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे थे और जैसा जैसा बोला जा रहा है वो उस टाइप की वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, एविडेंस एक्ट प्रोसीजरल लॉ है। दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। तीसरा क्या है इसका, प्रियम्बल, कंसोलिडेट, अमेंड द लॉ और डिफाइन। 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसको कैसे याद रखना, कैद, कैदी होते हैं ना, CAD, कंसोलिडेट, अमेंड द लॉ और डी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना कंसोलिडेट, लेंगे करने के लिए। अब हम चलते हैं टाइटल कंसोलिडेट, की, कंसोलिडेट, अमेंड द लॉ अमेंड द लॉ। और डेफिनेशन, डिफाइन पार्ट। देखो बेयर एक्ट ले लेना कल ली जाके, ठीक है। अब सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं, टाइटल की बात करता है। सेक्शन 1 क्या कहता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक्ट हमारा कब बनता है, जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है, ठीक है। इंडियन नाम से आ रहा है इंडिया में, एविडेंस जो एविडेंस हमारे समक्ष आए हैं। एक्ट, जब भी कोई बिल
पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो जाता है, उसके बाद वो एक्ट में कन्वर्ट होता है, जब जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट उसको चाहे तो अपनी पॉकेट में रख के गायब हो जाए, रिप्लाई ना दो, चाहे उसको साइन करके दे दे। साइन करके 99% साइन करके देते हैं, क्योंकि हमारा जो है इंडिया जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, अप्लाई नहीं होता, हमारा प्राइम मिनिस्टर का रॉब है, तो प्रेसिडेंट को मान के लिए है, ठीक है। प्रेसिडेंट की सिग्नेचर कर ही देंगे। बिल राज्यसभा पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद डेट फिक्स करके वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर हाँ, राज्यसभा में। लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा, राज्यसभा के बाद फिर दोनों के सिग्नेचर। तो एक जॉइंट, अगर कोई भी इसके खिलाफ होता है तो जॉइंट सेटिंग बैठती है, जिसमें डिसाइड होता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट सिग्नेचर सबसे होती एंड में है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, तब सिग्नेचर पास तभी तो होता है करेगा बिल। राष्ट्रपति, जब दोनों साइड से कंसल्ट आ जाएगी कि हम भी एग्री हैं। उसमें भी रेशियो देखेंगे कि कितना रेशियो है, मेजोरिटी देखी जाएगी, कितनी मेजोरिटी ने बिल को पास किया, ठीक है। तब से बना वो एक्ट। अब हम टाइटल की बात करते हैं, तो टाइटल में यही कह रहा है, जब इंडियन ये एविडेंस लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति पे पहुंचता है, तब पारित होता है ना, ये एक्ट में कन्वर्ट होता है उसके बाद, है ना। हाँ। वो बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है एविडेंस एक्ट हो गया 1872। अब ये कहता है कि पहले में जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, पूरे इंडिया में अप्लाई होता था, लेकिन जब से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जम्मू एंड कश्मीर का, 31 अक्टूबर, एक बार डेट चेक कर लेना, तब से मैं क्या हुआ, मैं अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई हुआ, ठीक है। 2020 से ना, 31 अक्टूबर 2019, जब से जम्मू एंड कश्मीर 370 हटा ना, उसके हाँ, बाद तभी से आया ये भी। सबसे टाइटल चेंज हो गए, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कुछ भी उठा लो। और सब में उनकी जो लिस्ट, अमेंडमेंट हुआ था। हाँ, उनकी जो लिस्ट थी उसमें एंट्री नंबर 44 के अंदर आई है, बेर एक्ट में नहीं लिखा हुआ। नया बेर एक्ट लिया होगा तो बात अलग है, पुरानी बेर एक्ट में तो है नहीं। तो ये क्या हुआ, ये अब ये सबसे अप्लाई होगा। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी ये जो भी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, यानी कोर्ट के अंदर कोई भी किसी भी न्यायालय के समक्ष ये प्रोसीडिंग में ये क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। कोर्ट के सामने या कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, ये अप्लाई होगा। कौन, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है, वो याद रखना, यही क्वेश्चन पूछता है। देखो मेरे को 2-3 बार में मेरे को समझ जाओगे ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फटाक से क्रैक हो जाएगा एग्जाम। हाँ। इंक्लूड क्या है, इंक्लूड में कोर्ट मार्शियल पे अप्लाई होता है, यानी मैं आर्मी एक्ट के अलावा दूसरे एक्ट कोर्ट मार्शियल होते हैं उन पे अप्लाई होता है। या इंडियन नेवी एक्ट पे मैं अप्लाई होता हूँ, इंक्लूड है एयरफोर्स एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट और कोर्ट मार्शियल, ठीक है। कोर्ट मार्शियल में अब वो नहीं आएगा, आर्मी एक्ट नहीं आएगा, ठीक है। 3 याद रखने, मैं क्या किस में हूँ, कोर्ट मार्शियल में हूँ, इंडियन नेवी पे भी अप्लाई होऊंगा मैं, और एयरफोर्स एक्ट पे भी अप्लाई होऊंगा। लेकिन बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, यानी किसी भी, चाहे न्यायालय हो या कोर्ट हो या ऑफिसर के समक्ष केस जो केस किए जा रहे हैं एफिडेविट, उन पे मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। और नहीं मैं जो भी आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग होगी उससे अप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है ये पॉइंट। आर्बिट्रेटर क्या होती है, जो कोर्ट नियुक्त करती है वकीलों को। आर्बिट्रेटर होते हैं, मीडिएटर होते हैं, जैसे सपोज दैट मेरे बीच में और इंटरनेशनल भी होते हैं ना, ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर भी होते हैं ना। इंटरनेशनल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर जो रखो आर्बिट्रल अवार्ड दिए, जैसे अपना मीडिएशन सेंटर है ना अपने यहाँ। हाँ, यही आर्बिट्रेशन ही है। हाँ, तो आर्बिट्रेटर यहाँ पे क्या होगा,
एविडेंस एक्ट के अंदर हम आर्बिट्रेटर को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई आर्बिट्रेटर क्यों ना, दोनों पक्ष की सहमति से वो आर्बिट्रेटर नियुक्त हो रहा है, कंसेंट है। मान लो एक मैं थोड़ा सिविल में हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, प्लेंटर है फिर वो समझते हो ना सारी चीजें। हाँ ये हाँ इतना तो समझते हैं सब। हाँ प्लेंटर का डिफेंडेंट जो नहीं, फायदा भी हो गया ना कि कोर्ट की प्रैक्टिसिंग हो गई तो सब हाँ समझ में आता प्रैक्टिस से ही ज्यादा प्लेंटिफ समझने हाँ में आता। प्लेंटिफ और एविडेंट डिफेंडेंट दोनों की तरफ से कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, हम दोनों का एक आर्बिट्रेटर हमारी ही सहमति से हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि भाई हमारा मामला सुलझाओ, कोर्ट के बाहर मामला निपटाना है, तो हमने आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लिया। अब आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया। मान लो आर्बिट्रेटर मिला हुआ था कनक से, मेरी और कनक की हो रही थी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्बिट्रेटर ने फैसला दे दिया कनक के समक्ष में और मेरे अगेंस्ट में हो गई। अब मैं कोर्ट में भागी भागी गई, आर्बिट्रल अवार्ड मिल गया। मैंने बोला कि भाई वो तो जो आर्बिट्रेटर ने किया था ना, वो तो उसका जानकार था, वो उसका रिश्तेदार था, इसीलिए उसको पक्ष दे दिया, मेरे पक्ष नहीं था ना, मेरी कंसर्न थी। तो क्या होगा, उसको सेटिसाइड किया जाएगा, यानी उसने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करने की। लगाते हैं ना एक एप्लीकेशन, सेटिसाइड एप्लीकेशन लगा दो, वो लगा। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर वाला की प्रोसीडिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूड क्या है, कोर्ट मार्शल, इंडियन नेवी एक्ट और इंडियन एयरफोर्स एक्ट। क्या इंक्लूड नहीं है, आर्बिट्रेटर और एफिडेविट, ठीक है। कोर्ट और ऑफिसर्स में जो नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पे जो एफिडेविट दिए जाते हैं वो रजिस्ट्री में यूज होते हैं, ध्यान है। दो तरीके के एफिडेविट यूज होते हैं, एक तो ऑन ओथ होते हैं जो हम करवाते हैं जनरली, यानी जुडिशियल सिग्नेचर। एक तो ओथ कराते हैं और एक पे वैसे साइन होते हैं, जैसे कि वो टिकट वाले, दो तरह के होते नॉन हैं। जुडिशियल स्टाम्प होता है, नोटरी साइन। हाँ, एक नोटरी होता है, वाला और एक ओथ वाला पता ओथ नहीं। वाला होता है, कोर्ट की तस्दीक लगती है, यानी जब तक वो मोहर नहीं लगेगी वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। वो इंक्लूड है इसमें। एक्सक्लूड कौन सा वाला है, वो वही एफिडेविट की बात कर रहा है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प की, ठीक है। जैसे रेंट एग्रीमेंट में देते हैं, किसी को स्कूल में बनवाना होता है, वो वाला एफिडेविट कभी देखा उसको लगते हुए, वो क्या बनाना वगैरह नहीं लगते हैं, उस टाइप के। जो हाँ स्टाम्प लेते हैं कौन सा उस पे बनवाते हैं, हाँ हाँ वो एफिडेविट इंक्लूड होते हैं नहीं होते। स्कूल वगैरह के लिए, देखो नॉन ऑफिस वाला जुडिशियल है। होते हैं, वो एविडेंस है, आप कोई भी एविडेंस दोगे ना ऑन ओथ दोगे, कहते हैं ना ऑन ओथ देना है। हाँ अब बेल एप्लीकेशन लेके जाओ तो बेल एप्लीकेशन में भी पीछे एफिडेविट लगा होता है, वो ऑन ओथ भी, करना है। हाँ वो भी जमानत वो की तो होता देते है। हैं, जमानत के लिए ऑन ओथ है, ऑन ओथ होता है, यानी वो सत्य बोल रहे हैं, उनका अभी एफिडेविट लिया जा रहा है, एविडेंस है ना वो। भाई वो हाँ एविडेंस है ना, उनकी एविडेंस है, तो मैं दे रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को रखा है उसी की वैल्यू, ठीक है। नहीं अब तुम्हें जब भी समझ में आया कि खुद की प्रोसीडिंग करते हो ना तो दिक्कत नहीं है, हाँ इसी वजह से। ठीक है। अब ये कह रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 को मैं इन्फोर्समेंट में आया, ठीक है। ये आपका सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2, सेक्शन 2 तो रिवील हो चुका है, सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करता है, निर्वचन खंड, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो भी आपके वर्ड और एक्सप्रेशन इस सेंस में दे रखे हैं, जब तक उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रेरी नहीं हो पाता तब तक इन्हीं डेफिनेशन को मानेंगे, ठीक है। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से तत् प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, जब तक कॉन्ट्राडिक्ट ना हो तब तक इसकी डेफिनेशन जो इसमें दे रखी है वो एज इट इज मानी जाएगी, ठीक है। अब कोर्ट की डेफिनेशन क्या है, कोर्ट में कौन आते हैं, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, सारे जज और मजिस्ट्रेट आते हैं, ऑल पर्सन आते हैं, केवल आर्बिट्रेटर को छोड़कर, ठीक है। आर्बिट्रेटर को छोड़कर
जज, मजिस्ट्रेट और उनके अलावा एविडेंस को कौन लिखता है कोर्ट में? पेशकार लिखता है ना। पेशकार। हाँ। ऑल पर्सन के अंदर आते, ठीक है। और किसके जजेस, अंदर? कोर्ट मॉर्जर ऑल नहीं पर्सन, आते। ऑल पर्सन, ठीक है। आर्बिट्रेटर इसमें इंक्लूड नहीं है। आर्बिट्रेटर, क्योंकि आर्बिट्रेटर एविडेंस डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेटर, आप अगर हम आईपीसी में देखेंगे ना कोर्ट की डेफिनेशन, तो वहां पे आर्बिट्रेटर इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट याद रखना है। तो आपको याद हो गया। तो कोर्ट में क्या है? कोर्ट में लीगल एविडेंस कौन लेगा? जज ले सकते हैं सारे, मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, ऑल पर्सन जो जज और मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी उन्होंने बोल दिया कि तुम ले लो, तुम एविडेंस लिख लो, होता है ना, पेशकार लिख लेती है, हाँ। उसकी जगह कुछ अथराइज किया उसको लिख लिया, या कुछ जज लिख लेते हैं हाँ। एविडेंस को। ये होगा कोर्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या मतलब है फैक्ट का? फैक्ट में कुछ भी एनीथिंग, कोई वस्तु, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, यानी वस्तुओं की अवस्था। एनीथिंग मतलब ये पेन था, मुझे मिला उस जगह पे, या किस सिचुएशन में पड़ा हुआ था, वो स्टेट ऑफ थिंग। क्या इसका कनेक्शन था, रिलेशन ऑफ थिंग, ठीक है। एंड कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, और कैसे वो, क्या वो हमारी इंद्रियों ने उसको जाना पहचाना, ठीक है। तो वो सारे किसी के अंदर आ गए, वो सारे फैक्ट हो गए। फैक्ट में आपको याद रखना, कैसे याद रखोगे? SARET लिख लो शॉर्ट में। एस मतलब स्टेट ऑफ थिंग, ए मतलब एनीथिंग, आर मतलब रिलेशन ऑफ थिंग, सी मतलब परसीव्ड। SAR। SART फैक्ट एस क्या है? मतलब SART, एस फॉर एस स्टेट मतलब ऑफ थिंग। कनेक्ट डायरेक्ट लेके बैठना, दिक्कत हो रही है तुम्हें। हाँ जी। हाँ, डायरेक्ट के बिना स्टडी नहीं होती। S for state of things, A for anything, R for relation of things रिलेशन और C for perceived। कैपेबल। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट में वहाँ पे क्या हुआ? एक्सीडेंट में वहाँ पे दो बंदे खड़े हुए थे, और ट्रक वाले ने क्या किया, उस बच्चे को कुछ, कोई बच्चा था उसको कुचल दिया। तो जो लेडी थी उसने क्या किया? उसने देखा, उसने महसूस किया, उसको आवाज आई, सुनाई दिया, और उसने अपने सामने से देखा, और क्या था, बच्चा आ रहा था और गाड़ी इधर से आ रही थी। बच्चे ने गलत क्रॉस किया या गाड़ी ने गलत क्रॉस किया और एक्सीडेंट हो गया। तो क्या क्या चीजें वहाँ मौजूद थी? कैमरा मौजूद था, तो एनीथिंग में कैमरा भी आ गया। एनीथिंग में आस पास के आदमी जो चल रहे थे वो भी आ गए, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग, स्टेट ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं ना, यानी किस कंडीशन में था वो बच्चा, कैसे मतलब मिला, उसका बैग कहाँ गिरा, उसको वो कहाँ गया, वो सारी चीजें। उसकी जो थिंग्स थी वो कैसे कैसे पड़ी थी, किस अवस्था में थी, आदमी लोग कैसे जा रहे थे, कैसे भीड़ जुटी वहाँ पे। दूसरा, उन जो बच्चियों थी उनका संबंध कैसे था, जैसे ट्रक वाला था वो एक्सीडेंट करके भाग गया, ट्रक को छोड़ गया, तो ट्रक के कांच का शीशा टूटा, या उसका कोई पार्ट हुआ, या कैमरा बताएगा कि किस स्पीड से वो आया, समझ रहे हो ना, वो सारे पॉइंट इसमें आ गए। तो फैक्ट यही हो गए। फैक्ट में क्या होगा, अभी कोर्ट क्या बता रही है कि मेरे सामने 7:55 पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तेजी से आ रही थी, आसपास लोग आ रहे थे, किसी लोग ने कोई रुका नहीं, गाड़ी एकदम तेजी से करके चली गई, एक्सीडेंट करके चली गई। तो ये इसके फैक्ट हो गए, ठीक है। अभी फैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो उसी टाइम की घटना है, उस लेडी ने अपनी आंखों से देखा, तो वो आई विटनेस भी हो गई उसकी, ठीक है। ये फैक्ट हो गए। अब कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यानी कोई मानसिक दशा जिसका भाग किसी व्यक्ति किसी को हो, व्यक्ति को है। जिसमें मेंटल कंडीशन उसको पता हो। जैसे
वो लेडी वहाँ पे थी, तो बच्चा जो है फड़फड़ाया, बोला, और वो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि बच्चा 10 मिनट तक जिंदा रहा, बच्चे की काफी ब्लीडिंग हो रही थी, बच्चा बता रहा था कि वो ट्रक मुझे, तो वो सारे पॉइंट क्या है इसके अंदर आ गए, इसकी मेंटल कंडीशन आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका फैक्ट के अंदर। जैसे मैंने सुना या कुछ भी देखा, वो क्या है, फैक्ट है। जैसे मान लो कि कोई बंदा जो है वो चोरी करके भाग रहा है, तो मैंने देखा कि मुझे पता नहीं है चोरी हुई है, मैं कहती हूँ कि ना मैंने उस बंदे को वहां पे गाड़ी ले जाते हुए देखा था, मैंने देखा था ना, या मैंने उसको सुना था कि कल हम चोरी करेंगे, वो भी एक फैक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये सारे एग्जाम्पल देख लो ना, या मैंने कुछ वर्ड कहे या कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड बोले, सर्टेन वर्ड थे उससे रिलेटेड, वो भी फैक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो तथ्य क्या है, तथ्य आपको क्या है समझ में आ गया, ऐसे आरपी है, याद रहेगा, स्टेट ऑफ थिंग, एनीथिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, परसीव डिवाइसेस, महसूस किया आपने इंद्रियों से, मैंने इससे कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु की अवस्था, और जो हमने सीख किया, ठीक है, या कोई भी मेंटल कंडीशन। यानी अगर मैंने देखा वहाँ पे वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मैं आ रही हूँ कोर्ट में और मैं बता रही रोते हुए, और मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरे मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या हो गया उसके साथ, तो वो एक कंडीशन थी, इसकी देखी जाएगी। जब कोई एक्सीडेंट होता है तब कोई जैसे तड़प रहा है, वो भी इसमें आ गया मानसिक दशा, और इसका भान किसी व्यक्ति को इस और चीज में आ इसमें गया। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं दिया ना, एनी पर्सन बोला, एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी हो सकता है, चाहे वो मर रहा है वो आदमी भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट हुआ वो, चाहे जिसने देखा उसकी भी हालत खराब है, वो भी बता रहा है, वो फैक्ट बता रहा है ना, हाँ वो भी उसके बाद भी रेलिवेंट है, या अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसको बार बार एक्सीडेंट वो हो जाता है, तो अगर कोई अपनी एक्सीडेंट देख लेता है तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, तो वो मेंटल कंडीशन भी उसी का पास हो गई। तो इसमें ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब तो जितने भी इसके इलस्ट्रेशन है ध्यान से देख लेना, कोई नया तो बनता नहीं है, एज इट इज यही छप जाता है। ठीक है, तो देख लेना, सारे देख लेना एक बार, तो दिमाग में सेटिंग बना लो। ठीक है, पहला वाला कह रहा है ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था उस पर्टिकुलर स्थान पे व्यवस्थित था, यानी वो बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको आसपास में बेड मिला, उसको ब्लड मिला वहाँ पे, उसका पेशेंट जो है बेड से निकल गया अलग, तो वो सारी चीजें जो होंगी पुलिस जो भी उस टाइम पे उसको सबको लेके आएगी, तो वो सारे क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो फैक्ट है, जैसे चीज उसके पास पास थी, या उस लड़की लेडीज ने देखा और सुना, वो भी फैक्ट है। तो हियर एंड हाउ आपको क्या करना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइन लिख रही है ना मेरठ में, उसी का अंडरलाइन कर लेना है, जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट याद करो, और आप एग्जाम दोगे ना आपको पता चलेगा इनमें से कौन सा फैक्ट का पार्ट नहीं है, तो 3 दे देगा, एक कोई और देगा, उसी को आपको टिक करना, ऑब्जेक्ट पॉइंट दे रखा है, हाँ ये है इसमें, हियर एंड हाउ दे रखा है, दे रखा है इसमें, समझ गए। ठीक है, ये फैक्ट होगा। और नेक्स्ट बात होगा रेलिवेंट, जब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती है तो वो रेलिवेंट कहलाती है। ठीक है, वन फैक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर फैक्ट। मैंने बोला कि जब गाड़ी 7:55 पे आ रही थी और लड़का क्रॉस कर रहा था, ठीक है, मैं उसको देख नहीं पाई लेकिन मैंने सुना, फिर जैसे ही मैं दौड़ी तो मैंने जब मैंने उसका एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना गाड़ी की तेज आवाज आई, बच्चा ठीक था, और जब मैं मुड़ी तो मैंने बच्चे को घायल देखा, फिर फैक्ट जुड़ गए एक दूसरे से। मैंने देखा नहीं था लेकिन मैंने कानों से सुना, और कानों के सुनने के बाद वही क्या होगा, बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ, बच्चा चिल्ला भी रहा था, तो क्या होगा, एक फैक्ट, और बच्चा चिल्ला रहा था, उसके बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया, तो भाग गया वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट था, क्यों भागा, एक्सीडेंट करके भागा था। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, वही आपके रेलिवेंट फैक्ट है। और फिर मैं ये बोलूंगी, मैं अगले दिन पहुंच गई कहीं और, कोर्ट मुझे बुलाती है, तो मैं कहूंगी कि मैं 7:55 पे उस रोड पे थी, उसके बाद मैंने वो सारी चीजें देखी, उसके बाद 9 बजे या 8 बजे, या फिर उससे पहले मैं मूवी देख के आ रही थी, मेरे पास मूवी की टिकट थी, तो पता चल गई कि मैं मूवी देख के आ रही थी, उस गाड़ी से आ रही थी, मैंने उस बंदे को देखा, एक दूसरे से सारे लिंक जुड़े हुए हैं।
कोई क्रॉस एग्जामिन होगा तो वो यही कहेंगे ना कि तुम्हारी मूवी, तुम तो मूवी देख रहे थे, तुम हाँ कहाँ थे, तो बताओ कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे हमने मूवी दी, ये हमारी टिकट थी। तो एक दूसरे से सारे फैक्ट जो कनेक्टेड होते हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल है। कोर्ट सारे रेलिवेंट फैक्ट को एडमिट कर ले, ये कोर्ट की पावर है और ये एडमिसिबिलिटी है, ठीक है। या जो हम कंसेशन कर रहे हैं वो भी एडमिसिबल है। ऑल कंसेशन आर नॉट एडमिसिबल और एडमिशन ऑफ नॉट कंसेशन। जरूरी नहीं है कि सारे हमने एडमिट किए पॉइंट वो कंसेशन है, हमारे कंसेशन है, गलत भी एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। यही कह रहा है रेलिवेंसी का मतलब एक तथ्य दूसरे तथ्य से कनेक्टेड है, उसी को हम सुसंगत बोलते हैं, रेलिवेंट बोलते हैं। जो हम अब रेलिवेंसी कैसी होगी, लॉजिकल और लीगल दोनों होगी ना। तो 8:30 हो गए, अब है ना, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ओके जी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेंगे, आप ना सबको बुलाना और सबको सिखा दो ये हाँ कैसे यूज होता है, ठीक है। हाँ ओके जी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अभी तो थोड़ा सा ही पार्ट हुआ है, नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, डायरेक्ट लेके हाँ बैठना। और कोई नहीं ठीक समझ है में जी। आया तो कोई पॉइंट पूछ लो, डिस्कस कर लो। ठीक है। कोई पॉइंट पूछना है? इसमें ये पूछ रहा था, ये जो फैक्ट वाला बताया था इसमें तो क्वेश्चंस बन के ऐसे भी आ सकता है कि कुछ भी इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कोई भी वस्तु एनीथिंग से इसमें क्वेश्चंस बन के आ सकता है ना कि कुछ भी, तो इसको याद कर ले तो कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो हो कुछ भी जाएगा पूछ उसके सकता अकॉर्डिंग। है, कुछ भी। इसमें ये भी पूछा था इनमें से कौन से फैक्ट नहीं है, इसमें से नहीं कौन से है वो भी फैक्ट है, हो इस जाएगा। टाइप की क्वेश्चन पूछेगा। हम्म हम्म, मैं डाल दूंगी क्वेश्चन इस टाइप के, है ना, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में डाल दूंगी, ठीक है। ओके जी। ओके ठीक है, ओके। चलो बाय बाय, थैंक यू। हाँ ठीक है मैं बाय जी। Leave option